देखो आज हमने जो करना है वो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन ही है। ये ऐसी टर्म्स है रैंडम जिनके ऊपर ना हमें टॉपिक्स नहीं है, लेकिन हम लोग इनको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी बार इस पे क्वेश्चन इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ऑप्शन में लिखी हैं ये टर्म्स, इस तरीके की कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, तो हमने अलग से एक लिस्ट क्रिएट की है कि कैसे हम कम्युनिकेशन की टर्म्स को कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अभी के लिए तो 20 टर्म्स ही हैं। ठीक है, फिर जब मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर रिव्यू करूंगी तो कोई न्यू टर्म जहाँ पे हमें दिखेगी मिलेगी वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, अभी के लिए आप ये 20 टर्म्स को आराम से समझेंगे। और इसके अंदर से कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो हमें काफ़ी बार जिसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है, और कईयों के पेपर 2 में भी कम्युनिकेशन होता है, कहीं के जैसे हमारे एजुकेशन में होता है कि हमारे पास आईसीटी पेपर 2 में होता है इन डिटेल, तो वहाँ पे भी उन चीज़ों के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्या है, कहीं पे अगर वो आपको लिख देता है कि एक्टिव लिसनिंग क्या होती है। हम नॉर्मली, पहले तो मुझे ये बताओ, हियरिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस होता है? कोई होता है डिफरेंस हियरिंग और लिसनिंग? बोलो। मैम लिसनिंग में आता है जब हम किसी को सुनते हैं, मतलब कोई लेक्चर देता है या कोई कुछ बोलता है तो हम उसको लिसनिंग करते हैं। हियरिंग तो और नॉर्मली हो जाता है, हियरिंग तो हम कुछ भी मतलब सुन सकते हैं। कुछ भी सुन सकते हैं। जो आपके कहने का मतलब है वो ये है कि अगर इस वक्त आपको कहीं से भी साउंड आ रहा है, आप बैठ के क्लास ले रहे हो, लेकिन बाहर से कहीं से भी आपको जो साउंड आ रहे हैं, पंखा चलने का आ रहा है या एसी चलने का एक अजीब सा आवाज होता है ना, और या फिर कोई बाहर बातचीत कर रहा है, तो आपके सराउंडिंग में जितनी भी आवाजें इस वक्त आप सुन पा रहे हो वो हियरिंग है, सारी की सारी। बट हाँ लिसन जी, किसको कर रहे हो आप? लिसन आपको हाँ, लेक्चर है ना। एग्जैक्टली ना। हाँ, तो हम जब लिसनिंग करते हैं तो हम पूरा ध्यान से उस चीज को सुनते हैं जिस चीज के ऊपर मेरा फोकस होता है। ऐसे हम क्लासरूम में करते हैं, आसपास के स्कूल में क्या होता है, कितना शोर आ रहा होता है स्कूल में, साथ में क्लासेस चल रही होती हैं, कोई गेम, किसी का गेम्स पीरियड है, किसी का कुछ है। ठीक है, तो कितनी सारी आवाजें आ रही होती है, बट हम किसे सुन रहे होते हैं? हम अपने टीचर को सुन रहे होते हैं। ठीक है, जिनको हमने क्या करना है, एक्टिवली हमने सुनना है। सो जब भी वो लिसनिंग कह रहा है, प्लस वो क्या कह रहा है, एक्टिव लिसनिंग कह रहा है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है जहाँ पे आपकी जितनी भी सेंसेस हैं वो सारी की सारी आपकी इंद्रियां एक ही जगह पे, कॉन्सेंट्रेशन आपकी एक ही जगह पे लगी हुई है। ठीक है, इसका वही मतलब है कि आप एक्टिवली सुन रहे हो। ठीक है, अब मुझे, अच्छा दूसरी चीज, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? मुझे जब आप रिस्पॉन्ड जब करते हो इट मींस आप सुन रहे हो। है ना, जब हम मतलब मुझे अभी आपने जैसे रिस्पॉन्स दिया है ना, तो मोस्टली जैसे कई बार मुझे ऐसा लगता है आप लोग बोलते नहीं हो, तो मुझे ऐसा लगता है कहाँ चले गए, या सो गए, या क्या हो गया है ना, मतलब ध्यान भटक गया, या कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा मुझे, तो इट सीम्स लाइक दैट कि आप सुन नहीं रहे हो। तो ऐसा हम किससे लेते हैं? फीडबैक से लेते हैं, यानी कि जब हम एक्टिव, और फीडबैक कहाँ होगी? जहाँ पे लिसनिंग होगी। हियरिंग में फीडबैक नहीं होगी। एक्टिव लिसनिंग अगर आप करोगे तो वहां पे आप मुझे फीडबैक दोगे, बीच में आप पूछोगे मैम ये चीज मुझे नहीं समझ में आई, या मैम मेरे बिना पूछे भी आप बहुत बार आप ऐसा बोल देते हो, मैम ये जो पॉइंट है इसका ये चीज नहीं समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट मुझे ये तसल्ली रहती है कि आप मुझे सुन रहे हो, यू आर बीइंग एक्टिव लिसनर्स। ठीक है, जब वो एक्टिव लिसनर कह रहा है तो क्लास में वो उसका जो रेफरेंस है पेपर के अंदर वो स्टूडेंट से है। ठीक है, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव लिसनिंग करें, क्योंकि आपको भी पता है कि क्लासरूम में स्टूडेंट का ज्यादा पार्ट सुनना ही होता है। ठीक है, तो एज वेल एज कहता है गिविंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर, यानी आप पूरी तरह से खुल के आप सुन रहे हैं वक्ता को, यानी जो बोल रहा है उसे, जो स्पीकर है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट द एक्टिव लिसनर इज ऑल्सो सीन टू बी लिसनिंग। ठीक
ठीक है, यानी कि उसको पता नहीं कि आप सुन रहे हो। अदरवाइज द स्पीकर मे कंक्लूड दैट व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज अनइंटरेस्टेड टू द लिसनर्स। अगर आप मेरी तरफ ध्यान नहीं देंगे या मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे या अपने अपने काम में लगे रहेंगे, है ना, तो अगर मुझे ऐसा फील होगा तो मेरा जो बोलना है वो भी काफी मुझे खुद को ही अनइंटरेस्टेड लगने लगेगा और मुझे खुद को ही लगने लगेगा कि मैं कुछ भी बोलूं तो सुन तो रहा नहीं है कोई, ठीक है। सो एक्टिव लिसनिंग इज ऑल अबाउट हैविंग अ फीडबैक एंड आपकी जितनी भी सेंसेस हैं उनकी कंसंट्रेशन एक ही जगह पे होना, ठीक है। उसी से हम एक एक्टिव लिसनर को पहचान लेते हैं। और टीचर को एक्टिव लिसनर बच्चों मतलब बच्चों के लिए ये डायग्नोस करना पड़ता है क्लास में कि बच्चे हमें एक्टिवली सुने, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन आता है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ठीक है। ये दो टर्म्स आएंगी नीचे, हमारे पास एक और टर्म है सिंक्रोनस मीडिया, यहाँ पे लिखा है देखो सिंक्रोनस मीडिया, ठीक है। दूसरा है एसिंक्रोनस, ये दोनों ही आपको साथ ही लिखे हुए आएंगे, मतलब ऑप्शंस, मतलब एक में एसिंक्रोनस एक में सिंक्रोनस। वो आपसे बार बार पूछेंगे, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार लास्ट दिसंबर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का डिफरेंस, या फिर वो आपसे एक एग्जांपल देंगे कि ऐसा ऐसा क्लास चल रहा है तो वो एसिंक्रोनस है या फिर सिंक्रोनस है, ठीक है। देखो अतुल्यकालिक जब हम वर्ड यूज करते हैं, अतुल्यकालिक मतलब एसिंक्रोनस मतलब जब आपके सुनने वाले जो हैं सेम टाइम पे आपके सामने नहीं बैठे हैं, ठीक है। आप क्या रोज सेम टाइम पे आते हो जब मैं लाइव क्लास देती हूँ? सेम टाइम मतलब उसी 1 घंटे के दौरान जब मैं बोल रही हूँ, हाँ जी। तो हमारा कम्युनिकेशन क्या हुआ, एसिंक्रोनस या सिंक्रोनस? सिंक्रोनस। सिंक्रोनस। जब भी आप किसी चीज को, बस एक ही चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, ज्यादा रखना नहीं है इस चीज को, सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी हम किसी चीज को लाइव देख रहे हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें हम लाइव, जैसे मैचेस आते हैं हम लाइव बैठ के देखते हैं, हम कोई भी चीज टीवी पे अगर लाइव न्यूज सुन रहे हैं या लाइव हम सीरियल देख रहे हैं, कुछ भी, है ना, एनीथिंग लाइव, यानी कि जिस वक्त वो टेलीकास्ट हो रहा है, जिस वक्त उसे दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है, उस वक्त आप वहां पे मौजूद हैं, ठीक है, तब वो क्या है, सिंक्रोनस है। लेकिन अगर आप कोई रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, जैसे इसी लेक्चर को अगर आप बाद में सुनते हो, ठीक है, देयर इज टाइम लैग, ठीक है, तो इसमें क्या है, देयर इज अ टाइम लैग बिफोर द रेसिपिएंट टेक इन द इंफॉर्मेशन एंड ऑफर देयर रिस्पॉन्सेज, ओके। तो यहाँ पे क्या है, जब आप अगर मेरे सुनाने के बाद आप मुझे सुनते हो, कभी फिर कल देख लिया वीडियो या शाम को देख लिया वीडियो या उसके बाद पेपर में देख लिया वीडियो, तो मतलब पेपर से पहले देख लिया वीडियो, तो वो क्या होगा, एसिंक्रोनस। सिमिलरली हम जैसे आजकल हमारे टीवीज के अंदर ऑप्शन आता है कि रिकॉर्ड करके रख दो, बाद में देख लेंगे, या फिर हम हाइलाइट्स देख लेंगे, या फिर हम ऐसा कर लेंगे, है ना। तो अगर आप लेटर ऑन उसी शो को, उसी चीज को देखते हो, यानी उस वक्त पे वहां पे मौजूद नहीं हो, लाइव प्रेजेंटेशन नहीं है, तब हम उसे एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन या एसिंक्रोनस मीडिया कह देते हैं। इज इट क्लियर दोनों टर्म्स? यस मैम। यस मैम। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है क्रॉनिमिक्स। देखो यहाँ मैंने कहा था आपसे नॉन वर्बल के अंदर कि जब मैं टर्मिनोलॉजी कराऊंगी आपसे डिस्कस करूंगी कि ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पहले तो बताओ क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? जिसमें हम मतलब लिखते नहीं है। और बोलते हैं मैम हमारे जेस्चर्स लिखते नहीं है और बोलते भी नहीं है ना, यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे जिसमें शब्द नहीं होते, सिंपल सी बात, ठीक है, गैर शाब्दिक जिसको हम बोलते हैं। तो नॉन वर्बल के अंदर कुछ टर्म्स आती हैं, ठीक है, जिनसे हम समझ पाते हैं कि किस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं या किस तरह का कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं। जैसे कुछ चीजें तो मैंने आपको यही बोल दी कि हमारा जैसे बॉडी लैंग्वेज होता है, उससे काफी कुछ ऐसा पता चलता है जो कि हमसे कम्युनिकेट होता है, ठीक है। और अगर हम कहें कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस की मैं आज गुस्से में हूँ या मेरा मूड ठीक है या नहीं है, क्या चल रहा है ना, आपको फेस से ही पता चल जाता है, तो वो भी एक तरह से। अब जैसे अभी कहा कि हम जैसे क्या बोलते हैं उसको कि अगर हम जेस्चर, जितने भी इशारे हम करते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो क्रॉनिमिक्स एक वर्ड आता है, क्रॉनिमिक्स का संबंध किससे है, वक्त से, ठीक है।
जब टाइम हमें कोई चीज दर्शा रहा है, कोई चीज बता रहा है, इम्पोर्टेंस किसी चीज की बताता है हमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है जैसे कि पंक्चुअलिटी, ठीक है। पंक्चुअलिटी, अगर आप बहुत ही ज्यादा किसी चीज को लेके पंक्चुअल है तो वो क्या दर्शाएगा कि वो चीज आपके लिए ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो चीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये चीज वो दिखाता है कि अरे चले जाएंगे, कुछ नहीं होता, आधे घंटे बाद भी चले जाओ, कुछ नहीं होता, है ना। समटाइम्स हम ऐसा कहते हैं, लेकिन समटाइम्स हम कहते हैं नहीं नहीं, टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है, मैं 5 मिनट भी आज लेट नहीं हो सकती आज इतनी। सो ये चीज क्या दर्शा रही है आपको, आप अगर वहां पे टाइम पे पहुंचते हैं, इसका मतलब उस चीज की इम्पोर्टेंस आपके लिए काफी ज्यादा है। सो यहाँ पे जो यूज ऑफ टाइम है, आप किस तरीके से करते हैं, यानी वक्त का इस्तेमाल, चाहे आप बात करने में क्यों ना कर रहे हैं, ठीक है। कई बार होता है कि हम लिमिटेड बात करते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते किसी से बात करने में, ठीक है। टाइम मतलब कितना आप वक्त दे रहे हैं किसी भी एक्टिविटी को, चाहे वो आपका कार्य है, काम है, ठीक है, चाहे वो आपका किसी के लिए वेट करना है, ठीक है, विलिंग टू वेट, जैसे लिखा है कि अगर मैं जब तक इंसान आ नहीं रहा, मैं वेट करे जा रही हूँ तो इसका मतलब वो इंसान या तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, तभी मैं इतना वेट कर रही हूँ। अदरवाइज अगर मैंने 5 मिनट ही वेट किया, उसके बाद मैं सोच रही हूँ चलो छोड़ो, नहीं आया तो नहीं सी है ना, तो इसका मतलब वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है मीटिंग। सो इस तरीके की जब आप टाइम देते हो किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी गतिविधि को वक्त कितना देते हो, वो क्या दर्शाता है, आपका यूज ऑफ टाइम एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक तरह का वो होता है, समय का उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं, और उसकी टर्म क्या होती है, क्रोनेमिक्स। सो पेपर में सिर्फ यहाँ पे क्रोनेमिक्स लिखा होगा। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। Yes. ओके, नेक्स्ट आता है अवेयर पब्लिक। देखो अवेयर पब्लिक जब पेपर में अगर कहीं किसी भी ऑप्शन में लिखा हो, इसका मतलब है कि एन अवेयर पब्लिक इज दैट whose members are aware of the existence of commonality of values or interest with your organization but have not made any organized effort to respond to such relationship। अच्छा, जब कोई न्यूज आती है कि ये क्राइम हो गया, ये वो हो गया, अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की कितनी न्यूज आ रही है कल से, इफ यू आर वाचिंग इट, तो क्या हमें उसकी अवेयरनेस है, हमें पता है उसके बारे में? चंडीगढ़ वालों को तो पता होगा, नहीं पता? अच्छा, चलो जो कोई भी न्यूज है, चलो आपको पता होगा उस चीज के बारे में, ठीक है। पता मीन्स पता इन द सेंस कि हम अवेयर होते हैं उस चीज के बारे में, हमारे वैल्यूज और इंटरेस्ट कॉमन होते हैं। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो तो किसी भी यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोटेस्ट होता है या कोई भी चीज होती है, तो आप लोगों तक न्यूज आ जाती है। आपकी यूनिवर्सिटी में मान लो कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो या हो गया हो या कुछ भी हो रहा हो, तो आप उसके लिए अवेयर हो जाते हो, है ना, मतलब आपको पता तो होता है, आपके वैल्यूज और इंटरेस्ट भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, ठीक है। यानी कि किसी तरीके का ऑर्गेनाइज्ड मतलब एक प्रयास नहीं करते हो, एफर्ट नहीं करते हो, वहां पे हम सिर्फ उस चीज को अवेयर पब्लिक कहते हैं, यानी पता तो है बट आपका कोई योगदान नहीं है उस प्रोटेस्ट के अंदर, ठीक है, सिर्फ आप अवेयर पब्लिक हैं। अवेयर पब्लिक वो होती है जिसको उस बारे में पता तो होता है लेकिन कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। अब जैसे किसानों का जो आंदोलन था, उसमें क्या हम सभी बैठे थे जाके, हमारा क्या योगदान था उसमें? उसके बारे में जानते थे। हाँ बस, हम उसके बारे में जानते थे, हम जानना चाहते थे कि अब क्या होगा, कैसे सरकार उसको हैंडल करेगी, कैसे लोग अपना प्रोटेस्ट पूरा करेंगे, कैसे अपनी मांगे मनवाएंगे। वी वर जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग, हमारे कोई भी योगदान नहीं था। सो हम क्या थे वहां पे, सिर्फ अवेयर पब्लिक थे। ये ऑप्शन में लिखा हुआ आ गया था, तो इसलिए बच्चे फिर पूछते क्या है क्या है, कुछ नहीं है, बस जिनको पता होता है, जानकारी होती है किसी न्यूज के बारे में, बट उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है जी कूल मीडिया। हमारे पास दो तरीके के मीडिया है यहाँ पे, एक कूल मीडिया और एक हॉट मीडिया, ठीक है। कूल मीडिया और हॉट मीडिया के अंदर सिर्फ सेंसेस किसी में कंप्लीट है और किसी में एक ही सेंस ज्यादा चल रही है, बस यही एक मेन डिफरेंस है। तो कूल मीडिया जनरली यूजेस लो डेफिनेशन मीडिया, पहली बात तो, ठीक है। इसमें क्या है कि जिसके अंदर कम चीजों का प्रयोग होता है और आपकी कम सेंसेस जो है इसके अंदर यूज होती है।
several senseless completely in that it demands a great deal of interaction on the parts of audience. देखो अभी आप मुझे अच्छा जितनी कम सेंसेस के साथ आप किसी चीज को सुनेंगे ना उतनी ही ज्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा उस क्योंकि एक ही सेंस काम कर रही है वहां पे। जबकि हॉट मीडिया में क्या है, इट एंगेजेस वन सेंस कंप्लीटली। वो आपकी पूरी सेंसेस को, जहां आप सिर्फ एक सेंस ले रहे हो जिसमें आप कंप्लीटली उस सेंस के अंदर डूबे हो, यानी अगर मैं सुन रही हूँ तो बहुत ही ध्यान से सुन रही हूँ, दैट इज हॉट मीडिया। जैसे रेडियो अब रेडियो टीवी में तो कुछ स्किप भी हो जाता है, कई बार आप पिक्चर देख रहे होते हो सुन नहीं रहे होते हो, ठीक है, दो सेंसेस का यूज हो जाता है वहां पे। लेकिन अगर आप रेडियो देख रहे हो तो आपका पूरा कंसंट्रेशन एक सेंस कंप्लीटली आपकी किस में डूबी होती है, उसी चीज में डूबी होती है, यानी कि पूरी तरह से आप एंगेज होते हो वहां पे। सो दैट इज हॉट मीडिया, ठीक है। इट डिमांड्स लिटिल इंटरेक्शन फ्रॉम द यूजर से, क्योंकि एक सेंस पूरी है, बाकी की सेंसेस को यूज नहीं करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या रहता है, जो आपका कूल मीडिया है उसमें हमें काफी सेंसेस का यूज करना पड़ता है और आप किसी भी वक्त कोई भी सेंस का यूज कर सकते हैं। बस यही कूल मीडिया और हॉट मीडिया होता है। जिसमें आप ज्यादा इंद्रियां यूज करते हैं वो कूल मीडिया है, जिसके अंदर आप एक ही इंद्री को प्रयोग करते हैं पूरी तरह से, वो आपका हॉट मीडिया कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी क्रिटिकल लिसनिंग। मैम जैसे क्लास हो गया अपना, हाँ जी, गरम हो गया, हाँ जी, ठीक है। फुल मीडिया में भी जैसे इट कैन बी टेलीविजन, जैसे हम टेलीविजन के अंदर कुछ भी हम अकेला विजुअल अगर आप ले रहे हो तो हॉट मीडिया आ गया, या अकेला सुन रहे हो तो भी, जैसे प्रिंट आउट्स भी हो गए, विजुअल है सिर्फ, उसके अंदर से सुनेगा नहीं आपको कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से वो हॉट मीडिया। देन नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ऐसा सुनना कि जिसमें हम अपनी जजमेंट भी दे रहे हैं। जैसे इट इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज सेड एंड इवैल्यूएटिंग आल्सो। एक तो हो गया मैंने एक कान से सुना, दूसरे कान मैंने सुना तो है लेकिन मैंने दूसरे कान से निकाल दिया, एक हो गया, या मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब सुन लिया ठीक है, इंफॉर्मेशन ले ली, बट मैंने अपनी राय नहीं दी वहां पे, ना ही मैंने कोई निर्णय सुनाया, यानी कोई जजमेंट नहीं दी, ना ही मैंने उसको इवैल्यूएट किया, ना ही मैंने कोई अपना ओपिनियन वहां पे रखा, ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं की, ठीक है। तो वो आपकी क्या रहेगी, सिंपल लिसनिंग, जिसके अंदर आप ऐसा करोगे, ठीक है, कि भाई देखो आपकी मैंने पूरी बात सुन ली, अब मुझे आपकी बात सुन के ना ऐसा लग रहा है कि आपको ना ये चीज ऐसे करनी चाहिए। सो अब यहाँ पे क्या है, मैं क्रिटिकल लिसनिंग कर रही हूँ, यानी मैंने उसकी बात तो सुनी लेकिन मैं अपना व्यू पॉइंट भी वहां पे उनको देना चाहती हूँ, अपनी जजमेंट भी सुनाना चाहती हूँ कि मुझे क्या आपकी चीजों की क्या वीकनेसेस लगी और क्या स्ट्रेंथ लगी और कैसे आप इसको और अच्छा बना सकते हो, ठीक है। यानी कि हम जब अपने विचारों को भी बीच में डालने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी चीज को सुनते हैं उसके बाद, तो उसको हम क्रिटिकल लिसनिंग कहेंगे। देन नेक्स्ट आता है जी डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, विकेंद्रीयकृत नेटवर्क। अब पहली चीज तो नेटवर्क क्या है, व्हाट इज नेटवर्क। आप सारा दिन कहते हो मेरा नेटवर्क अभी अच्छा हो रखा है, मेरा नेटवर्क वीक हो गया है, नेटवर्क क्या है। कनेक्शन बिटवीन, मतलब कनेक्शन होता है ना, क्या कहना है, बिटवीन कंप्यूटर्स टू कंप्यूटर या बिटवीन डिवाइसेस टू डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस, राइट, डिफरेंट डिवाइसेस जिससे कनेक्ट होती हैं, चाहे वो वायर्स के थ्रू हो, आजकल हमारा सारा सिस्टम वायरलेस है, ठीक है, तो हम वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट होते हैं। सो ये हमारा नेटवर्क है। अब इसी नेटवर्क में डिसेंट्रलाइज्ड वर्ड का मतलब क्या है, जहां पे आपको एक मेन जगह से अटैच नहीं होना पड़ता, ठीक है। जैसे अब यहाँ है, क्लास में है, या आपको मतलब अभी कुछ भी अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप किसको कॉल करोगे, पेपर 1 के लिए कुछ भी चाहिए हो, किसको कॉल करोगे या किसको बोलोगे, आपको मैम पास मुझे बोलोगे, ठीक है। आप आपस में बोल सकते हो एक दूसरे को, आपस में कह सकते हो मुझसे फाइल शेयर कर दो, नहीं कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अगर मैं ऐसा सिस्टम कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग। हो जाएगा। हाँ,
वो क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। यानी एक जगह से आप लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हो, आप आपस में ही एक दूसरे से कनेक्ट करके पीयर टू पीयर बेसिस, यानी कि आप एक जगह पे बंधे हुए नहीं होते हो, जब उसको हम डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कहते हैं। इसका उल्टा होता है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड मतलब जहाँ सेंटर एक ही है, सारे उसी से ही फाइल मांगेंगे। जैसे आप सब मुझसे ही फाइल मांगते हो कि मैम ये वाली फाइल मुझे नहीं मिली है, ठीक है, क्योंकि मेन पीसी किसके पास है, मेन फाइल्स किसके पास है, मेरे पास है। सो मैं अपने नेटवर्क से यहाँ से शेयर करूंगी, है ना। दूसरे बच्चों के पास हो सकता है आप मांगो तो उसके पास हिंदी की हो, आपके पास इंग्लिश चाहिए हो, ठीक है। तो लेकिन मेन सारी फाइल्स किसके पास है, मेरे पास है। तो आपका सेंट्रलाइज्ड है नेटवर्क ना। लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ कि सबके पास सब चीज अवेलेबल कर देती हूँ और वो आपस में आप लोग शेयर कर सकते हो, मेरी जरूरत नहीं है वहां पे, तो अब तब क्या होगा, वो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको एक जगह पे एक पर्सन या एक डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। पीयर टू पीयर या बिना किसी थर्ड पार्टी के, बिना किसी उसके, आप आपस में भी कम्युनिकेट कर पाएंगे। जैसे कंपनी में होता है, हर चीज एक एम्प्लॉय से, मतलब एक बॉस होता है जो वही सारी चीजें फॉरवर्ड करता है ना, कि सारे एम्प्लॉयज के पास जा रही है वो चीज, तो वहां पे सेंट्रलाइज्ड है नेटवर्क। लेकिन अगर हम कहें कि आपस में एम्प्लॉयज जो हैं वो आपस में सारी फाइल्स एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन और विदाउट एनी कुछ भी, उनको बॉस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपस में अपना देख लो, तो वो डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। ये डिफरेंस रहता है। ओके, हॉट मीडिया डिस्कस कर लिया। देन आता है जी हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी। अब हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी क्या होती है, इसके ना कई नाम हैं, आगे भी एक आएगा इसमें, हाँ, मैजिक बुलेट थ्योरी, इसको भी सेम है ये, ठीक है। 13th पॉइंट और ये 9th पॉइंट सेम है, यहाँ से पढ़ देती हूँ। देखो, जो मैजिक बुलेट थ्योरी होती है इसके कई नाम है, जैसे कि हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी। निडल का मतलब है जैसे सुई, ठीक है, निडल का मतलब है जैसे कुछ चुभने वाला, है ना। एंड सिरिंज जिसको बोल दिया इन्होंने, या फिर बेल्ट मॉडल बोल दिया, ट्रांसमिशन का बेल्ट मॉडल, या फिर मैजिक बुलेट थ्योरी बोल दिया, ठीक है। ये कैसी थ्योरी है, ये ऐसी थ्योरी है जैसे आपको, मतलब कि जैसे आप न्यूज पढ़ के इफेक्ट हो जाते हो ना, कहता है न्यूज एक ऐसी चीज है, इट सजेस्ट दैट मीडिया मैसेजेस आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्रेन्स ऑफ अ पैसिव ऑडियंस। क्या आप कोविड में डर गए थे? एक टाइम ऐसा आया था जब बहुत डर गए थे। यस मैम। यस हाँ मैम। जी। क्यों डर गए थे? किसने डराया था आपको? कोविड ने। किसने बताया कि कोविड इतना डेंजरस है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो मीडिया। हो रहा है? मीडिया मीडिया। ने बताया मैम। तो मीडिया जो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, मतलब आप इन्फ्लुएंस होते हो ना। हाँ जी। हाँ, तो कई बार इतनी ज्यादा भी चीजें नहीं होती है जितनी ज्यादा उनको एग्जैजरेट करके या जितना ज्यादा उनको फैला के बता दिया जाता है मीडिया के थ्रू। तो मीडिया को जब हम हाइपोडर्मिक थ्योरी पढ़ते हैं, यानी एक ऐसा माध्यम जो सीधा आपके ब्रेन्स के ऊपर असर करता है, ठीक है। जैसे लोग अंधाधुंध वही चीज मानने लगते हैं, मतलब बिल्कुल अंधाधुंध कि अच्छा ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे, अरे यार टीवी में दिखा रहे थे ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो, मतलब क्रिटिकली उस चीज को नहीं सोचते हैं, डायरेक्टली जो चीज उनको प्रोवाइड कर दी गई बस उसके ऊपर अंधाधुंध विश्वास कर लेते हैं। सो डायरेक्टली इंजेक्शन की तरह कहता है मीडिया काम करता है, ठीक है। ये एक लीनियर कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम यहाँ पे उनसे क्वेश्चन तो कर नहीं सकते कि आप क्या दिखा रहे हो या आप ये गलत दिखा रहे हो, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। जो मीडिया जो दिखा रहा है आप उस चीज को देख रहे हो और वो आपके दिमाग पे डायरेक्टली असर कर रहा है, उसी को हम हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। जिसमें ऑडियंस को क्या कंसिडर किया गया है, पैसिव, यानी मीडिया जब भी कोई न्यूज बनाता है वो ये सोचता है कि लोगों का क्या है, लोगों ने तो सुननी है, देखना है लोगों ने, तो बस हम दिखा देते हैं, उनको असर जरूर होगा, हमने बनाना ऐसा है। मतलब एक सिंपल सी बात को भी वो इस तरीके से पेश करते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, है ना। तो वो पैसिव ऑडियंस है, वो उसके ऊपर बिलीव कर लेती है। सो पीपल बिलीव दैट द मास मीडिया हैज अ पावरफुल इफेक्ट, और लोगों को भी ये लगता है कि अगर टीवी पे ये बात आ गई, अच्छा न्यूज़पेपर में भी ये बात आ गई, टीवी में भी ये बात आ गई, तो यही होगा, है ना। वो चीज आपको इन्फ्लुएंस कर पाती है, उसको ही हम हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी कहते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब इसमें एक और टर्म है जो इसमें नहीं है, यहीं पे बता देती हूँ क्योंकि वो ऐसी ही टर्म है,
जब मीडिया किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलता है, आजकल तो हर बात कोई बढ़ा चढ़ा के बोलता है, लेकिन मीडिया किसी बात को अगर बढ़ा चढ़ा के छापता है या बोलता है न्यूज़पेपर में, उसे क्या बोलते हैं? एग्जेजरेशन। नहीं, वो हम आम भाषा में बोलते हैं एक्सैजरेट करना। जैसे हम 5 नंबर का जो 20 नंबर का क्वेश्चन होता है उसको बढ़ा चढ़ा के लिख के आते हैं कि पेज भर जाए, ऐसा वाला। बट न्यूज़पेपर में आपको जैसे इन्फ्लुएंस करने के लिए, यानी कि आपको प्रभावित करने के लिए, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, सेंसेशनल न्यूज़ेस बनाने के लिए मीडिया जब ब्रेकिंग बात को न्यूज। बढ़ा के बोलता है, यस, ब्रेकिंग न्यूज़ बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या है कॉम्प्लीकेटर में? उसको हम कहते हैं येलो जर्नलिज्म। ठीक है, येलो जर्नलिज्म। जब मैं इसे एडिट करूंगी, आपको एडिट करके दूंगी और भी टर्म्स डालूंगी इसमें। येलो जर्नलिज्म कहते हैं हम उसको। ठीक है, येलो जर्नलिज्म जो था वो अमेरिका में 2 लोगों ने ना कार्टून्स बनाने की शुरू किए थे सबसे पहले। ठीक है, कार्टून्स के थ्रू लोग इतने ज्यादा, मतलब एक ने कार्टून बनाया, दूसरे ने उसका कार्टून के थ्रू ना रिप्लाई कर दिया, तो फिर से वो कार्टून बनाया गया, फिर दूसरे न्यूज़पेपर वाले ने कार्टून बनाया। तो इस तरीके से 2 लोग थे जिनमें कार्टून वॉर का काइंड ऑफ थिंग चला था, और वहां से पॉपुलर हुई थी एक सेंसेशनल न्यूज़ बनानी, यानी कि उन्होंने एक न्यूज़ को कार्टून्स के थ्रू सेंसेशनल बना दिया था और लोगों ने बड़ा ही इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। उसके बाद येलो जर्नलिज्म शुरू हुआ था, यानी अपने पेपर बेचने के लिए या अपनी न्यूज़ बेचने के लिए एक, मतलब जैसे आप हेडलाइन पढ़ते हो ना, तो आपको लगता है अच्छा पता नहीं क्या है इस न्यूज़ में, है ना, नीचे पढ़ते हो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उसका मतलब कोई मेन चीज उसमें होती ही नहीं है, कोई ऐसी कोई खबर नहीं होती है उसके अंदर में, सिर्फ हेडलाइन ही ऐसी होती है। सो अपनी चीज को सेल करने के लिए या अपनी चीज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जब वो बात को बढ़ाते चढ़ाते हैं, उसको हम येलो जर्नलिज्म कहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास इंटरेस्ट ग्रुप। कुछ नहीं, इंटरेस्ट ग्रुप तो ये है कि जब हमारे सेम इंटरेस्ट होते हैं, एनी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइज्ड दैट ऑन द बेसिस ऑफ वन और मोर शेयर्ड कंसर्न्स। जब हमारे एक जैसी साझी चीजें होती हैं जिनके ऊपर हम विचार विमर्श करते हैं, उसे हम इंटरेस्ट ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप मतलब जिनकी एक जैसी रुचि है, या जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और एक ही चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनकी रुचि भी सेम होगी, तो इस हिसाब से हम उनको इंटरेस्ट ग्रुप कह देते हैं, यानी हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेस्ट और सिमिलर काइंड ऑफ वर्क और सिमिलर काइंड ऑफ कंसर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है काइनेक्सिस। ये याद रखना है आपको, जैसे मैंने ऊपर क्रोनेमिक्स बताया था उसी तरीके से यहाँ पे काइनेक्सिस है। काइनेक्सिस का मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, गति जिसको हम कहते हैं, गतिशील या गतिविधि कोई करना। ठीक है, काइनेक्सिस कहलाता है कि मैं आज कैसे मूड में हूँ, ये आप मेरी बॉडी लैंग्वेज से बड़े आराम से पहचान सकते हो। किसी का उठना बैठना खाना पीना बहुत सी चीजें दर्शाता है, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है जिसको हम काइनेक्सिस कहते हैं। ठीक है, वन वर्ड में। देन आता है जी लेटेंट पब्लिक। लेटेंट का मतलब क्या होता है? अव्यक्त, जो एक्टिव नहीं है। लेट से याद रख लो कि जो लेट आते हैं, दे आर सिंपली नॉट एक्टिव ऑन एनी इशू। उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको कोई मतलब लेना ही नहीं है कि क्या चल रहा है, उनको अवेयरनेस भी नहीं करनी है, उनको एक्टिव नहीं रहना है उस चीज के अंदर। वो लेटेंट पब्लिक होती है जो किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर अपना डिसइंटरेस्टेडनेस दिखाती है, या फिर उसको एक्टिवली सुनती ही नहीं है, वो सुनना ही नहीं चाहती है, या उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, उसको हम लेटेंट पब्लिक कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट मैजिक बुलेट मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, वही है सेम। मेटा कम्युनिकेशन, ये आप बताओ मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? हम कर चुके हैं ये मेटा कम्युनिकेशन। व्हाट इज मेटा कम्युनिकेशन? भूल गए? आसान सा तो है। हेलो, मैं ऑडिबल? मैम एक मैसेज से कई मीनिंग निकाल लेती हूँ। बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे क्या कहते हैं आपका
आप अनइंटेंशनली कहना कुछ चाहते हो, सामने वाला जो आपने बताया ना, सामने वाला समझता कुछ और है, अनइंटेंशनल वे में हम कम्युनिकेशन हो जाता है। आप तारीफ कर रहे होते हो लेकिन सामने वाला कुछ और समझ लेता है रॉन्ग वे में, तो उसको हम हाँ, मेटा बोल सकते हैं। मेटा बोल सकते हैं, यानी कि एक चीज के दो मीनिंग होना और सामने वाला कौन सा मीनिंग ले रहा है यू नेवर नो, है ना, लेकिन आप अनइंटेंशनली उस चीज को बोलते हो। देन नेक्स्ट आता है मैम प्लेगरिज्म। जैसे विचार पर आधारित। नेक्स्ट आता है प्लेगरिज्म। ठीक है, प्लेगरिज्म हमने रिसर्च में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो ये भी आप ही बताओगे क्या होता है प्लेग, प्लेग क्या होता है? मैम वो कॉपी करना जैसे पूरा। कि ना मैम कॉपी करना किसी चीज का, हाँ, वो दूसरों अलग के पता चलता आइडियाज या दूसरों है। के थॉट्स, दूसरों के एक्सप्रेशंस, है ना। प्लेगरिज्म मीडिया में कैसे आता है, कम्युनिकेशन में कैसे आता है? मैम एक दूसरे के उसको कॉपी थॉट्स को, मतलब जो उसने बोला उसे कॉपी करके दिखा दिया है। जैसे न्यूज में अगर हम बोल सकते हैं कि एक न्यूज कुछ दिखा रहा है तो उसको सेम न्यूज को कॉपी करके बता दिया, क्या कहते हैं कि ऐसा हुआ था वहां पे। हाँ, जर्नलिज्म में भी मैम जिस इस तरीके की चीजें होती हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। बोलो। मैम जैसे भाषा विचार हो गए। हाँ, इन सभी चीजों को अगर हम कॉपी करते हैं तो ऐसा जर्नलिस्ट भी करते हैं। और ये जैसे हम कहते हैं ना, रिसर्चर का एथिक है कि हमें प्लेग नहीं करना, मिसकंडक्ट है ये। उसी तरीके से ये जर्नलिज्म के प्रोफेशन का भी एक मिसकंडक्ट माना जाता है, यानी कि उनके एथिक्स में आता है कि आपको प्लेग नहीं करना। अगर कोई कंटेंट आप एक मैगजीन में लिख रहे हैं, अगर कोई कंटेंट अगर आप एक न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, अपना कोई आर्टिकल दे रहे हैं, सो इट शुड बी प्लेग फ्री। ठीक है, वो प्लेग से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल प्लेग फ्री होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट सिंक्रोनस मीडिया, आपको मैंने बता दिया, सेम टाइम पे वहां पे प्रेजेंट होना, जहाँ पे कोई भी जो भी आप देख रहे हैं या जो भी आप चीज को एक्सेस कर रहे हैं, सेम टाइम पे वहीं पे होना। ठीक है, तुल्यकालिक जिसको हमने कहा था। देन नेक्स्ट आता है जी सर्विलेंस। सर्विलेंस वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कहाँ कहाँ पढ़ा है? पुलिस सर्वेलेंस, आर्मी सर्वेलेंस, मतलब ये उसमें पड़ा है। सर्विलेंस का मतलब मतलब, बेसिकली सर्विलेंस का सर्विलेंस का मतलब होता है कि किसी को मतलब किसी के मतलब डेटा को वो करना, क्या क्या कहते हैं आपका, मतलब उस पर निगरानी रखना। किसी भी चीज पे जब हम निगरानी रखते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हो यू आर अंडर सर्विलेंस, यानी कि आप सीसीटीवी कैमरा की सर्विलेंस में हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। ठीक है, सो सर्विलेंस वर्ड आपको ऑप्शन में लिखा हुआ कई बार आ चुका है। साथ ही एक वर्ड आता है कन्वर्जेंस, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? अभिसरण जब हम कहते हैं, सिंपल से शब्दों में इसका मतलब है जब हम एक से ज्यादा माध्यमों का प्रयोग करते हैं कम्युनिकेशन में। ठीक है, so communication convergence in communication technologies means that different kind of communications technologies are coming closer to each other. ठीक है, यानी कई तरीके की जब हम तकनीकों को आपस में एक तरह से यूज करते हैं, जोड़ के मतलब मैं ये भी यूज कर रही हूँ, वो भी यूज कर रही हूँ, क्या यूज कर रही हूँ, जैसे कि टेलीकॉम भी यूज कर रही हूँ, जैसे मैं इंटरनेट भी यूज कर रही हूँ, और मैं मास मीडिया भी यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो सारी चीजें जब आप कनेक्शंस एकदम से जोड़ के इन द सेंस कि कई चीजों का, जैसे इस वक्त भी मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, तो उसके अंदर मैं बोल भी रही हूँ, यानी कि एक ऐसा मैंने ऐप डाउनलोड कर रखा है जिससे मैं टेलीकॉम कर रही हूँ आपको। ठीक है, और इंटरनेट तो चल ही रहा है यहाँ पे, इट इज अ काइंड ऑफ मास मीडिया ऑल्सो, यहाँ पे मैं कितने भी लोगों को कनेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम एक कन्वर्जेंस कर रहे हैं, यानी कि यूजिंग मोर टेक्नोलॉजीज, मोर देन वन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जब हम एक से ज्यादा तकनीकों का प्रयोग करते हैं, उसे हम अभिसरण या हम उसे ये कन्वर्जेंस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ मोबाइल टेलीफोन एंड डिजिटल टेलीविजन कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस डिफरेंट सर्विसेज। जैसे टेलीफोन के थ्रू, आजकल टेलीफोन थोड़ी रहा है, पूरा कंप्यूटर बन गया है। टेलीफोन इन द सेंस मोबाइल, जो मोबाइल है उस पर आप क्या नहीं कर सकते, ये बताओ? कर सकते हो ना सब कुछ। सब कुछ कर सकते डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, कॉल कर सकते, मतलब वो सिर्फ एक कॉल करने का माध्यम नहीं रह गया। ठीक है, उसके थ्रू हम कितना सारा कुछ कर सकते हैं।
ठीक है, हम वीडियो कॉल्स करते हैं, हम चैटिंग करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं, हम फोटोज खींचते हैं, कितने ही फीचर्स होते हैं उसके। सो ये सारी चीजें जब हम कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, वी आर यूजिंग मोर देन वन टेक्नोलॉजी। मतलब एक ही मोबाइल से हम कितनी सारी चीजें हम यूज करें, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो टेक्नोलॉजी में आ जाती हैं जिनको हम यूज करें। सो वो क्या चीज है, वो कन्वर्जेंस उसे कहा जाता है। ठीक है, और एग्जैक्ट यही चीज आपके पेपर में ऐसे लिखी थी, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट एंड मास मीडिया आर रिजाइडिंग। ठीक है, एक ही साथ चल रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं। नेक्स्ट आता है जी परसुएशन। परसुएशन मतलब अनुनयन। अब देखो इसके अंदर क्या है, परसुएड या परसुएशन, ऐसा वर्ड कहीं पेपर में लिखा आ जाए, इसका मतलब होता है प्रभावित करना। ठीक है, जिस प्रभाव, किसी के बोलने का प्रभाव। जैसे परसुएशन वर्ड कम्युनिकेशन में काफी बार यूज किया जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन हो एज ए टीचर वो कैसा होना चाहिए, परसुएसिव होना चाहिए। परसुएसिव क्यों होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, ताकि सुनने वाले के ऊपर उसका प्रभाव हो। है ना, ऐसा लेक्चर दिया तो क्या दिया कि सुना तो सबने लेकिन कोई प्रभावित ही नहीं हुआ। आप अगर आप एक स्पीच दे के आए हो और लेकिन कोई भी इंसान उससे इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, एग्जैक्ट वर्ड अगर दूसरा हम इसका टर्म ले तो इन्फ्लुएंस है। ठीक है, यानी कि इन्फ्लुएंस शब्द को ही हम दूसरे शब्दों में परसुएशन कहते हैं। ठीक है, सो परसुएशन कैन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस ए पर्सन्स बिलीफ, एटीट्यूड, इंटेंशन, मोटिवेशन और बिहेवियर। हम इससे उसके किसी भी सामने वाले की किसी भी चीज को हम क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। Propaganda is formed of persuasion used to persuade a large audience। जैसे मिनिस्टर लोग हैं, अपनी स्पीच देते हैं, या कोई सेलिब्रिटी अपने तरफ से कुछ बोलता है, या आप कोई एक मतलब लार्ज ऑडियंस तक कोई मैसेज पहुंचाते हैं, या कोई ऐसी फिल्म आई है जिसको आपको लगता है कि बड़ा ही अच्छा मैसेज आया है, या आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो उसको देख के, तो वो क्या है, एक परसुएसिव कम्युनिकेशन है, यानी एक प्रभावशाली संचार जिसके द्वारा आपके विचार या आपका विश्वास या आपका व्यू पॉइंट चेंज हो जाता है या प्रभावित हो जाता है। ठीक है, समझ में आई ये कन्वर्जेंस, और ये समझ में आ गया परसुएशन। हाँ जी मैम। यस मैम। लास्ट हम आपके सामने आते हैं जो है आइस ब्रेकर। क्या होता है आइस ब्रेकर, एनी आइडिया? यहाँ पे कोई आईटी फील्ड वाला नहीं है आप में से? नो, नहीं है। देखो आइस ब्रेकर क्या होता है, ये कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे गेम्स कह सकते हो आप। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, that spark discussions so employees can learn more about each other। ये ना ज्यादातर तब की जाती हैं, जैसे मैंने ये देखी है आईटी फील्ड में ही देखी है, वैसे तो बाकियों में तो मैंने नहीं देखी है इतनी। इनका जैसे मान लीजिए फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस है, या फिर एक तरह से ऐसी मीटिंग्स रखी गई हैं जहाँ पे सबको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, तो वहां पे उस चीज को आइस ब्रेकर बोला जाता है, जब सामने वाले एम्प्लॉय के बारे में आप और जान पाए थ्रू गेम्स। ठीक है, थ्रू मतलब जैसे there are many ice breaking games, ice breaker games that can encourage specific discussion। आप उनसे वहाँ पे विचार विमर्श करते हैं और गेम के थ्रू। ऐसा नहीं कि हम जाके बातचीत कर रहे हैं, हाँ जी आप कहाँ से हो, क्या फील्ड है आपकी, कौन से आईटी का कौन सा आपने क्या किया है, क्या नहीं है, आप कौन सी पोस्ट पे हो, जॉब पे हो। नो, ऐसा नहीं, हम उनसे बातचीत नहीं करते, हम गेम्स के थ्रू उनके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। उसी को ही आइस ब्रेकर कहा जाता है। ये सारी एक्सरसाइजेस या गेम्स होती हैं। जैसे यहाँ पे एक पजल गेम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग या पजल गेम कोई उनको दे देना, मीटिंग या इवेंट रखना आइस ब्रेकर के लिए, इंट्रोडक्टरी आइस ब्रेकर, जैसे मैंने कहा कि दूसरे को पहली बार जानने के लिए एक आइस ब्रेकिंग इंट्रोडक्टरी टीम रखना। देन टीम बिल्डिंग करने के लिए, जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट्स होते हैं आईटी वालों के, या बहुत सारी फील्ड्स में ऐसे होता है कि प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो प्रोजेक्ट्स में हर बार नई टीम बनती है कि अभी अगर कल एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है तो वो लोग अपने बंदों को सिलेक्ट करते हैं, एम्प्लॉयज को, कि कौन कौन एम्प्लॉय जो है, ये 10 लोगों की टीम इस प्रोजेक्ट में जाएगी। तो वो 10 लोग आपस में पहले एक दूसरे से क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यानी कि टीम बिल्डिंग करने के लिए उनको आपस में कुछ एक्टिविटीज दी जाती हैं
जिनसे वो आपस में एक दूसरे की जितनी भी स्ट्रेंथ्स हैं वो जान पाते हैं, क्योंकि बाद में काम उनको एक दूसरे को देना होता है कि आप ये कर दीजिए, मैं ये कर लेती हूँ, है ना, वही टीम बिल्डिंग करने के लिए। सो इस तरीके से ग्रुप आइस ब्रेकिंग भी होती है, ठीक है, कोई भी एक समूह के लिए। तो ये आपका आइस ब्रेक होता है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस ओके, तो ये आपकी 20 टर्म्स थी। इसके अलावा मैंने आपको एक येलो जर्नलिज्म बताई, ठीक है। उसके अलावा अभी आपको मैं एक बार पेपर देखूंगी पहले, फिर उसके बाद आपको कोई नई टर्म अगर उन्होंने पूछी है या कोई ऑप्शन में कुछ लिख दिया है जो आपको नहीं पता वो बता दूंगी। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो था ना, वो एक तो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस था, जिसपे मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन आया है, आ चुका है कई बार, एंड इवन जिनके पेपर 2 में भी है कम्युनिकेशन या आईसीटी, उसमें भी आता है। ये हमें आईसीटी में भी आ सकता है, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस, ठीक है। वहाँ पे भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं ना, तो सारा डिजिटलाइजेशन, ये कम्युनिकेशन और आईसीटी के कुछ चीजें हैं जो सेम फॉल कर जाती हैं। देन आता है आपका कन्वर्जेंस, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। देन एक चीज आती है कि ये जो काइनेक्सिस या क्रोनेमिक्स मैंने बोला, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, नॉन वर्बल, ठीक है।